सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। मुल्क में जब भी महंगाई बढ़ी, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने आवाम को हमेशा उसके कई जवाब बताए। कभी माजी की हुकूमतों की करप्शन को इसका जिम्मेदार बताया गया, तो कभी महंगे मुआहदों को इस महंगाई की वजह करार दिया गया। कभी कहा गया कि डॉलर महंगा होने से महंगाई बढ़ी है, तो कभी कहा कि मुल्क पर चढ़े कर्जों की वजह से ये महंगाई बढ़ रही है। कभी करंट अकाउंट खसारे पर बढ़ती महंगाई का इल्जाम लगाया, तो कभी महंगाई के पीछे माफियाज का हाथ दिखाया। अद्वियात की बढ़ती कीमतों की वजह यह बताई गई कि दवाइयां इसलिए महंगी की ताकि लोगों को मिल सकें। वजीर आजम इमरान खान वुज़रा को महंगाई कंट्रोल करने को अपनी पहली तरजीह बनाने का हुक्म देते रहे। गुज़िश्ता साल दिसंबर में काबीना से कारकर्दगी मुआहदे पर दस्तखत करवाने के बाद वुज़रा को खबरदार किया गया था और कहा था कि अब वक्त गुजर गया है कि हम ये बहाना पेश करें कि हम नए हैं या सीख रहे हैं। 2.5 साल का जो वक्त बचा है, अब इसमें परफॉर्म करना होगा, और जो परफॉर्म नहीं करता, वजीर आजम इमरान खान उसे काबीना से फारिग कर देते हैं। चाहे वो इमरान खान के करीबी दोस्त चेयरमैन टास्क फोर्स जहांगीर तरीन हो या साबिक वजीर सेहत आमिर कियानी हो, मुअव्विन खुसूसी जफर मिर्जा हो या तानिया एदरूस, या फिर मुअव्विन खुसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर। कारकर्दगी से मुतमईन ना होने पर सबको घर भेज दिया गया और अब वजीर आजम ने वजीर खजाना हफीज शेख की भी छुट्टी कर दी है और उनको हटाने की वजह बढ़ती महंगाई को कंट्रोल ना करना बताया जा रहा है। लेकिन यहां यह सवाल बनता है कि बार बार मईशत को दुरुस्त राह पर गामजन करने के दावों के बावजूद हफीज शेख को अचानक क्यों तब्दील कर दिया गया? क्योंकि वजीर आजम जब भी मईशत की बात करते थे, हमेशा अब्दुल हफीज शेख की मुआशी पॉलिसियों की तारीफ किया करते थे। क्या कहते थे, ये सुनिए। सेनेट में हार के बाद भी वजीर आजम ने खुद हफीज शेख को दिलासा दिया था और कहा था कि शिकस्त से मायूस ना हो और अपना काम जारी रखें। आपके दौर में मुआशी सूरत हाल बेहतर हुई है। हफीज शेख के हटाए जाने के बाद आपस के मसाइल में उलझी हुई पीडीएम को कुछ तो सुकून का सांस मिला है और इस तब्दीली को पीडीएम अपनी जीत करार दे रही है। शाहिद खाकान अब्बासी ने एक बार फिर हुकूमती फैसलों पर सवालात उठाए, कहा कि मुल्क की मईशत तबाह हो चुकी, तो हमें मालूम हुआ कि वजीर खजाना नालायक था। उन्होंने आज गुफ्तगू कर, ये आप सुनिए। तो ये अब शाहिद खाकान अब्बासी की तनकीद आपने सुनी। पूरी पीडीएम तो इस फैसले को तनकीद का निशाना बना रही है, लेकिन सवाल अपनी जगह पर मौजूद है कि अब्दुल हफीज शेख की तैनाती क्या गलत फैसला था? क्या उनको कारकर्दगी की बुनियाद पर हटाया गया? और अगर कारकर्दगी की बुनियाद पर ही हटाया गया है, तो चंद हफ्तों पहले तक वजीर आजम उनकी परफॉर्मेंस से इतना खुश क्यों थे कि उनको सेनेटर बनवाना चाहते थे? इसी पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं। फैजलुल्लाह कमोका साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं। अपोजिशन जमातों से भी नुमाइंदगी हमारे साथ मौजूद होगी। चौधरी मंजूर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। चौधरी साहब, आपकी इजाजत से जरा फैजुल्लाह साहब से पहला कमेंट ले लें कि ये हटाया क्यों गया अब्दुल हफीज शेख साहब को? वजह अगर कारकर्दगी है तो फिर 1-1.5 हफ्ते पहले तक वजीर आजम इतनी तारीफ क्यों कर रहे थे कमोका साहब उनकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका भाई, आपने मौका दिया है। तो बात यह है कि जहाँ तक मेरा नॉलेज है और जो मेरा उसके मुताबिक अब्दुल हफीज़ शेख साहब ने सेनेट का इलेक्शन हारने के बाद उनकी अपनी ख्वाहिश थी और वो कहते थे कि इखलाकी तौर पर अब मेरा वज़ारत ख़ज़ाना में रहना मुनासिब नहीं है। तो वो उस वक़्त से कह रहे थे और मेरा ये ख्याल है कि उन्हीं की ख्वाहिश के ऊपर जो है वो उनको हटाया गया है। कोई ये जो बाकी कयास रहे हैं इनमें कोई हकीकत नहीं है। कमोका साहब, शिबली फराज साहब ने तस्दीक की है, बताया कि चूंकि अवाम दोस्त पॉलिसियां बनवानी थी इसलिए हम्माद अजहर साहब को लाया जा रहा है। तो इसका उनकी तस्दीक का मतलब लिया जाए कि जो पॉलिसियां थी हफीज शेख साहब की वो अवाम दोस्त नहीं थी? ऐसी बात नहीं है। जो भी पॉलिसियां बनती रही हैं उसमें इनपुट तो बाकी वज़रा का या काबीना का भी शामिल रहा है। तो मेरे ख्याल में ऐसी कोई बात नहीं है। हफीज़ शेख साहब जो है वो सेनेट का इलेक्शन हारने के बाद नहीं रहना चाहते थे और फिर मुनासिब वक्त पे वज़ीर आज़म ने फ़ैसला किया है। हम्माद अज़हर साहब एक यंग एनर्जेटिक नौजवान लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इकॉनमी के ऊपर भी उनकी गहरी नज़र है
और इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूं कि वो बेहतर तरीके से परफॉर्म करने। जी चौधरी साहब, ये अब जो जवाब आ रहे हैं, कल शिबली फराज साहब ने जो जवाब पेश किया, अभी कमोका साहब कह रहे हैं कि खुद उनकी अपनी मर्जी थी हफीज़ शेख साहब की, ये अपोजिशन के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए क्या काबिल कबूल होंगे और दुरुस्त फैसला है ये, चाहे हफीज़ शेख साहब ने खुद लिया या वज़ीर आज़म ने उनको हटाया? क्या कहेंगे चौधरी साहब? देखिए, अगर वज़ीर आज़म ने हटाना होता तो फिर वो उनको सेनेट का इलेक्शन क्यों लड़वाते और उनको क्यों मैदान में रखते और उनको वज़ीर खजाना बनाने के लिए और वज़ीर खजाना बनाया गया ताकि 6 महीने का तो चांस होता है, प्राइम मिनिस्टर के पास इख्तियार होता है। तो बेसिकली तो अब भी फर्क क्या पड़ेगा, आपने उसको हटाया है, 1 साल बाद जून के अंदर उन्होंने वो 25 रुपए एक दिन में कीमत बढ़ाई थी। ऑयल का जो बुरान इस मुल्क में पैदा हुआ, जब सस्ता था, दुनिया कोई नहीं खरीद रही थी, तो उस वक्त आपने नहीं खरीदा। और गैस की भी यही सूरत हाल है, आपने उसको हटाकर एक और जो माफिया का ग्रुप है, इब्राज ग्रुप, आरिफ नकवी, आप सब सारी दुनिया जानती है, उनका जो नुमाइंदा है ताबिश गौर, अब उसको सारे चार्ज दे दिए और वो केस भुगत रहे हैं उधर। फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बड़ी तकरीरें करते थे इमरान खान, क्या हुआ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का? इसको लगाया हुआ है, डेस्कॉन को ठेके मिल रहे हैं जो रज़ाक दाऊद की कंपनी है, ये अभी इसको हटा है, ये पावर ग्रुप का नुमाइंदा है जिसको पावर और पेट्रोलियम दोनों दे दिए हैं। फिर बाकी का भी देखें, कल 430 अरब रुपए का लोगों को टीका लगा है शुगर में, चीनी में, और आज चीनी का क्या बना? वो जो जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही थी, कभी कमीशन बन रहा था, कभी फोरेंसिक रिपोर्ट आ रही थी। इसी तरह से ये जो नदीम बाबर है, इसके खिलाफ होगा। आटे का क्या बना? जो 1000 अरब रुपए का स्कैंडल, उसका क्या बना? जो 500 गैस का जो स्कैंडल था, उसका क्या बना? वो इनका नहीं प्रॉब्लम। चौधरी साहब, इंटरनेट कनेक्शन की वजह से आपकी आवाज सही तौर पर नहीं आ पा रही। आपको दोबारा कनेक्ट करते हैं चौधरी साहब, ताकि आपकी आवाज़ सही तौर पर नाज़रीन तक पहुंच सके। तो फैजुल्ला साहब, ये एक बड़ी लंबी चार्जशीट चौधरी साहब पेश कर रहे हैं, ये इतने सारे स्कैंडल्स गुजरे हैं। नदीम बाबर साहब को अगर हटाया तो बताया जाए कि जी वो गिल्टी थे, उन पर जुर्म साबित हुआ, तो फिर उनको सज़ा दी जाए। सिर्फ हटाने से तो काम नहीं चलेगा। आप लोग काबीना से किसी एक को हटाते हैं, चंद महीनों बाद उसको नई पोजीशन मिल जाती है, दोबारा काबीना में शामिल हो जाता है, तो ये सिलसिला कब तक चलेगा कामोका साहब? नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि एक वाक़या हुआ था तो उसके बाद फिर उनको एक गैर जानिबदार इंक्वायरी करने के लिए, ज़ाहिर है बंदा अपनी पोजीशन पे भी बैठा हो तो फिर गैर जानिबदार और शफाफ इंक्वायरी नहीं हो सकती, इसलिए उनको हटाया गया है। और जो है वो अब FIA इस मामले को देख रहा है, और अगर वो इसमें गिल्टी साबित होते हैं तो फिर डेफिनेटली उनके खिलाफ़ कार्रवाई होगी, और अगर वो उनका इस मामले में कसूर नहीं होगा तो फिर वो वापस देखा जाएगा कि इनको रखा जाए या ना रखा जाए। जी चौधरी साहब, आप कह रहे थे कि वजीर आजम को अगर उनको हटाना होता तो पहले हटा देते, तो क्या कोई और हफीज शेख साहब को हटाना चाहता था या किसी और की हिदायत पर उनको हटाया गया? किस जानिब आपका इशारा? बेसिकली तो पहले पॉलिसी फेलियर है, जो 200 इकोनॉमिक हिटमैन कहते थे, उसमें असद उमर को टॉप से, मतलब ये जाहिर था कि 2 बंदों का पता था कि उन्होंने क्या बनना है। एक, अगर PTI जीतती है तो इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और असद उमर वजीर खजाना बनेंगे। पहले उसको हटाया, अब हफीज शेख को लाया गया। हफीज शेख देखिए इस वक्त जो प्राइस हाइक है वो किधर है, और मुझे पता है कि वो न्यू कॉन्स में से हैं, इकोनॉमी का जो स्कूल ऑफ थॉट है उसके न्यू कॉन्स की नुमाइंदगी करते हैं। न्यू कॉन्स तो वो हमेशा ये कहते हैं कि आप लोगों की जो आमदनी है उसको काटते चले जाएं और उसके जरिए आप देखें लोगों की कुव्वत खरीद रहे ना रहे, इससे उनको कोई गरज नहीं होता। आपने बचतें करनी है, लोगों पे टैक्स लगाने हैं। दूसरा एक और स्कूल ऑफ थॉट है जो हमारा स्कूल ऑफ थॉट है, आप किसानों को पैसे दें, आप सब्सिडीज दें, आप तनख्वाहों में इजाफा करें, पेंशन में इजाफा करें, लोगों को पैसे दें, बेंजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसे प्रोग्राम शुरू करें। तो IMF का प्रेशर हम पे भी था, उन्होंने कहा बिजली की कीमतें बढ़ाएं, हमने इनकार कर दिया। तेल की कीमतें बढ़ाएं, $148 पर बैरल आलमी मार्केट में, हमने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आप BISP बेंजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू नहीं कर सकते, हमने किया। उन्होंने कहा जो किसानों को सब्सिडीज दी जा रही हैं वो खत्म करें, हमने कहा कि नहीं हो सकता पाकिस्तान जैसे मुल्क में। तो ये ऐसी चीजें हैं, अगर आप करना चाहें तो इसी हफीज शेख से 50% तनख्वाह में इजाफा करवाया था हमने, अब वो 10% करने के लिए तैयार नहीं था।
तो वो तो एक रुकावट बन गया। असल इससे भी बड़ा खतरा जो है वो है जो स्टेट बैंक का बिल आ गया है। अच्छा। वो देखिए, आप एक रियासत जो है उसका असल कंट्रोल सरमाए पे होता है, और स्टेट बैंक मींस रियासती बैंक। अगर आप अपने रियासती बैंक का कंट्रोल आईएमएफ के हवाले कर देंगे तो आपकी रियासत जो है वो कॉम्प्रोमाइज होगी। रियासत का सारा कंट्रोल उठाकर आप उसको दे रहे हैं, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी फिर आपके पास रहेगी नहीं। तो आप क्या करेंगे? रजा बाकर पहले रोमानिया की इकोनॉमी तबाह करके आया। जब रोमानिया गया था तो वहां पे 5.2 की औसत तरक्की कर रही थी, वो 0 से नीचे चली गई। फिर मिस्र लेकर जाया गया, आईएमएफ इसको मिस्र लेकर गया। मिस्र की इकोनॉमी 5.8 पे ग्रो कर रही थी, उसको 0 से नीचे लेकर गया, उसको तबाह किया, पाकिस्तान आ गए। तो ये आप उन लोगों का पहले ट्रैक रिकॉर्ड तो देखें ना, कि क्या रिकॉर्ड है उनका, जिनको आप उठा कर लेकर आ रहे हैं। क्योंकि आपके पास ना कोई टीम है, ना कोई विजन है, ना कोई पॉलिसी है, ना प्लानिंग है, ना आपको पता है क्या करना। तो चौधरी साहब, इसका मतलब कि फिर मसला वजीर खजाना का नहीं था, हफीज शेख का नहीं था, फिर ये मसला प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का है कि वो ज़ाहिर है वो जिसको जिस पोस्ट पर लगाते हैं वो डिलीवर नहीं कर पाता, उनका विजन और उनकी थिंकिंग इस वक्त मसला बनी हुई है। फिर हफीज शेख ने तो आपके दौर में जो आपने चीज़ें बताई कि किस तरह से आपने उनको आईएमएफ के फैसले ना मानने पर मजबूर किया, और उस दौर में उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया, और आज वही हफीज शेख हैं जो कि आईएमएफ की शराइत को मनवाने पर लगे हुए हैं पाकिस्तान में। जी बिल्कुल, वो झगड़ा हो गया था। तनख्वाहें जिस साल 2010 में 50% बढ़ी तो कैबिनेट के अंदर झगड़ा हो गया। इसने कहा मैं इस्तीफा दे दूंगा। खुर्शीद शाह साहब उठे, उन्होंने कहा दें इस्तीफा, भी दें, हम लेना चाह रहे हैं। और इसको हमने बनाया भी खुर्शीद शाह साहब की सिफारिश पे था, क्योंकि उस वक्त उन्होंने कहा, बड़े आर्गूमेंट्स दिए कि इसके वालिद साहब पीपल्स पार्टी में रहे हैं, जैकबाबाद के सदर रहे हैं, स्कूल टीचर थे, बड़े अच्छे इंसान है, वो डाउन टू अर्थ बंदा है, नीचे से उठकर आया, गरीबों का ख्याल रखेगा। जब पॉलिसियां आई तो गरीबों के खिलाफ, तो फिर इसको हटा दिया था, हमने भी हटा दिया था हफीज शेख को बाद में। तो चौधरी साहब, जब आपको भी हटाना पड़ा था तो फिर तो ये इमरान खान का एक बेहतर फैसला नहीं है? प्राइम मिनिस्टर ने सही वक्त पर एक बेहतर फैसला नहीं लिया? अभी उनका आधा टेन्योर बाकी है। हमाद अजहर 2 साल जाया कर दिए भाई, 2 साल, 2 years। हमने तो इसकी बात भी कोई नहीं मानी थी, अपनी बातें मनवाई थी, फिर भी हटाना पड़ा। लेकिन अब तो 2 साल आपने तो सारी पॉलिसी अपनी पॉलिसी फेलियर है, सारे का सारा पॉलिसी फेलियर है। महंगाई किधर है, बेरोजगारी किधर है? आप कोई एक बताएं लैंडमार्क प्रोजेक्ट जो शुरू कर सके हो, कोई एक प्रोजेक्ट बता दें, ये प्रोजेक्ट है। कम से कम आपने नौकरियों का वादा किया था, 1 करोड़ का 50 लाख तो देनी चाहिए थी। 50 लाख घरों था, 25 लाख घर तो बनने चाहिए थे। अभी आपसे इफ्तिताह करवा रहे हैं, वो जो हमारे दौर में वर्कर्स वेलफेयर फंड के घर थे उनका इफ्तिताह करवा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है, आपको चूना लगा रहे हैं वो। तो कमगो साहब, ये 2.5 साल गुजरने के बाद अभी तक हुकूमत की मौशी पॉलिसी तय नहीं हो सकी, वो ट्रैक नहीं तय हो सका कि किस ट्रैक पर मईशत को लेकर चलना है। पहले असद उमर साहब, हफीज शेख साहब, अब हमाद अजहर साहब, अब ये तीसरा वजीर खजाना आ गया है। अभी तक क्यों अपने कॉन्सेप्ट्स में क्लियर नहीं है कमगो साहब हुकूमत? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं, कॉन्सेप्ट्स में कोई मामला नहीं है। जैसे अभी काबिल एहतराम चौधरी मंजूर साहब फरमा रहे थे, साहब जो है वो इनके दौर में भी वज़ीर ख़जाना रहे, तो ये कह रहे हैं जी कि 2 साल ज़ाया कर दिए, तो इनके दौर में भी 2 साल वो रहे। अब मैं आपको बता दूं, पॉलिसियों में या उन चीज़ों में कोई बिल्कुल एम्बिग्विटी नहीं है। हमारा जो मौक़िफ़ है, जो हमारी पॉलिसीज़ हैं, वो पाकिस्तान के लोगों के लिए हैं, और इंशाअल्लाह ताला अभी हमारे पास 2.5 साल का अरसा बाकी है। हम इन सारी चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। आपको बता दूं, पॉलिसियों में कंसिस्टेंसी है। सेनेट का इलेक्शन हारने के बाद तो प्राइम मिनिस्टर ने तसल्ली दी थी हफीज शेख साहब को कि आप बेफिक्र रहें, आप अपना काम करें, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है। अभी ये 3 मार्च 4 मार्च की बात है, ये पिछले महीने की बात नहीं है, यही महीना चल रहा है। जी ऐसे ही है। मैं कब कह रहा हूँ कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी? मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने अपनी मर्ज़ी से इस्तीफ़ा दिया। जो चौधरी मंजूर साहब बात कर रहे हैं, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम हैं। जिस बूम पे पाकिस्तान की इकॉनमी को ये और उसके बाद नून लीग की गवर्नमेंट लेके गई, वो भी सारी दुनिया ने देखा है। तो जो कुछ इन्होंने किया उसका खुमियाजा भुगतते हुए हमारे ये 2-2.5 साल गुजरे हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी को स्टेबल किया है। मैं फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ। फैसलाबाद में इस वक्त कोई एक यूनिट ऐसा नहीं है जो बंद पड़ा हो। तमाम इंडस्ट्रियल यूनिट्स चल रहे हैं। जो गवर्नमेंट ने
सब्सिडीज़ दी हैं, बिजली गैस के ऊपर टैक्सेस में छूट दी है, इसके अलावा जो इंपोर्ट फॉर एक्सपोर्ट थी उसके ऊपर जो छूट दी है, यानी बहुत सारे ऐसे इकदाम अल्हम्दुलिल्लाह पिछले दिनों फिर ये लूम्स एसोसिएशन वाला एहतजाज क्यों कर रहे थे, सड़कों पर क्यों मौजूद थे? है कोविड के इस दौर के अंदर जबकि पूरी दुनिया की इकोनॉमीज बैठ चुकी हैं, तरक्की याफ्ता मुल्कों में इस वक्त उनको समझ नहीं आ रही वो क्या करें और कैसे चलाएं। इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत बेहतर तरीके से पाकिस्तान की इकोनॉमी को मैनेज कर रहे हैं। जिस हाल में ये छोड़ के गए थे, ठीक है, लेकिन चलिए कामोगा साहब, जिन मुल्कों की आप बात कर रहे हैं वहां पर हर 6 महीने बाद तो काबीना में इतनी तब्दीलियां नहीं की जाती हैं। चौधरी साहब, ये ऐसा लग रहा है कि हफीज शेख साहब को हुकूमत ने नहीं हटाया, क्योंकि कामोगा साहब कह रहे हैं वो खुद गए और उनको मजबूर पीडीएम ने किया, क्योंकि 3 मार्च को आपने उन्हें इलेक्शन नहीं जीतने दिया। अब वो सेनेटर नहीं बन सके तो ओहदे पर भी नहीं रह सकते थे, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अच्छा, मैं चूंकि मेरे ये कामोगा साहब छोटे भाइयों की तरह है, मैं इनकी करेक्शन कर दूं जरा। जब हम आए थे इस मुल्क के अंदर, लाहौर में आटे के ऊपर झगड़े हो रहे थे और 3 बंदे लाहौर में आटे की तकसीम पे मर गए थे। हमने 2 साल के अंदर अंदर ना सिर्फ गंदम खुद कफील कर दिया था, बल्कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में आ गया था। बाद में 10 और 11 में 2 सैलाब आए थे। उन 2 सैलाबों ने भी पाकिस्तान के अंदर भूख या किसी चीज की खुराक की कमी नहीं, फूड इनसिक्योरिटी के मुल्क को लेकर फूड जी उस वक्त अगर जरा देखें, हमने 1100 अरब रुपए की इकोनॉमी मिली थी हमें, हम उसमें 2200 अरब की छोड़कर गए थे, डबल किया था। ये जरा बताएं क्या हुआ। ये फैसलाबाद से है, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा 2008 से 13 तक पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ था और उसमें सबसे बड़ा फायदा फैसलाबाद को हुआ था। 19 अरब डॉलर से उठाकर हम $25.5 अरब पे लेकर गए थे। अब बिजली की तेल की कीमत $148 थी, हमने पास ऑन नहीं किया था। 1000 अरब हमने रूरल इकोनॉमी के अंदर इंजेक्ट किया था। हमें इकोनॉमी आलमी मुआशी बहरान मिला था 2008 के अंदर, सारी दुनिया का आपको भी याद है, और उसमें 0% से नीचे चली गई थी। हम वापस इकोनॉमी 3.5% पे नून लीग को देकर गए थे। हमने टोटल 6000 अरब कर्जा लिया था। अब ये 14000 अरब इस वक्त कर्जा ले चुके हैं। ये कौन सी सिमत में बेहतर जा रहे हैं, ये बता दें। बिजली की कीमत इतना बेहतरीन आपने काम किया, तो फिर ये चीजें नून लीग को देकर क्यों गए? अवाम ने फिर नून लीग को क्यों मुंतखब कर लिया? फिर पीपल्स पार्टी को अगला टेन्योर वो तो कियानी साहब की मेहरबानी थी, कियानी साहब की मेहरबानी थी। हम अच्छा, अब ये और कियानी साहब दोनों मिलकर, जो एक ने सदर बनना था और एक ने सेंट्रल कमांड का हेड बनना था, जो मियां नवाज शरीफ साहब ने उनके साथ वादे किए थे। तो ये चीजें देखने वाली हैं इस मुल्क के अंदर कि कौन क्या करता है क्या नहीं करता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो कभी इक्तदार जो है वो कभी फूलों की सेज नहीं मिला। जब जब मिला है इस मुल्क की रियासत, जब जब बहरान में गई है, तब तब पीपल्स पार्टी को आप फिर ये बहरान में ले गए। ये सारे मिलजुल कर सिर्फ हुकूमत को नहीं, समाज को नहीं, इस रियासत को भी बहरान में ले गए। आप मुझे आपको याद है पाकिस्तान के कितने % पे KPK और बलूचिस्तान में पाकिस्तान का झंडा रह गया था? और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की आखिरी तकरीर याद है आपको? याद है 30 लाख लोग सवाल से निकल कर आ गए थे। हमने 90 दिन के अंदर ऑपरेशन करके उनको वापस सेटल किया था। 5 ऑपरेशन किए थे कामयाब। हमारे फौजी अपनी वर्दियां पहन के दफ्तरों में नहीं जाते थे। ये हालत थी दहशतगर्दी की। हमने अपनी कायद खोई थी और हमने आलमी तौर पर एक तनहा मुल्क को फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान के जरिए वापस आलमी बरादरी में एक बाइज्जत मुकाम दिया था। हमारी पाकिस्तान की बात सुनना शुरू हो गए थे। ये जो बाइडन से लेकर, जो बाइडन पाकिस्तान का, अमेरिका का आखिरी नायब सदर है जो पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी के दौर में पाकिस्तान में आया। और देखिए उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें हमने की, लेकिन इत्तेफाक है एक चीज हम ना कर सके, बिजली, और वो हमें करने ना दी गई। हमारे बहुत सारे दोस्त जो आज हमारे एलाइज हैं, वो हमारे खिलाफ इफ्तिखार चौधरी की अदालत में गए और वहां से उनको स्टे मिले। वहां पे जो कुछ तमाशा हुआ आज कौम भुगत रही है। और हम समझते हैं कि आज भी ये हो सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन चूंकि इमरान खान को खुद कुछ पता नहीं है, तो वो उसकी टीम क्या करे? उसको कुछ बताएं, जो आपको चाहिए होगा वो ब्यूरोक्रेसी आपको उठाकर ला देगी। आप जो पॉलिसी बनाएंगे वो उसके लिए आगे की तरफ बढ़ जाएंगे।
तालाबे मिला देंगे ये जमीन आसमान मईशत को बेहतरी की जानिब ले जाने की कोशिश नहीं है? अगर हफीज शेख उस जगह पर, उस पोर्टफोलियो पर नहीं परफॉर्म कर पा रहे थे और मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब नहीं जा रही थी, तो उनको हटाकर एक नया चेहरा लाया गया है, तो क्या इसको ये तीसरा फैसला भी गलत है। अच्छा, ये 2 फैसले पहले ही गलत नहीं थे, ये तीसरा भी गलत है, मैं आज कह रहा हूँ। अच्छा, तो फिर इनका भी अंजाम उनसे कोई बुरा नहीं होगा। मसला ये है कि चीजें जहां पे प्रॉब्लम है वहां पे तो ठीक हो नहीं सकती। कोई इमरान खान को ठीक कर सकता है? आप उससे जो बात करता है वो कहता है मुझे पता है, जो बात करता है मुझे पता है, तो कैसे ठीक होंगे? सही, लेकिन चौधरी साहब पता कुछ भी नहीं। फिर ये पूरी जो काबीना है, पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी इत्तेहादी जमातें, क्या आपके जहन में, आपके सामने कोई ऐसा नाम है जो इस इकोनॉमी को ठीक करने का अहल हो फिर हुकूमत के करते रहे म्यूजिकल चेयर? नहीं, मसला बंदे का नहीं है, मसला हुकूमत का एक पॉलिसी होती है, प्लान होता है, विजन होता है, वो है कोई नहीं। बताएं क्या पॉलिसी है, बताएं क्या प्लान है, बताएं क्या करना है। जितने आपने वादे किए थे उनमें से एक वादा बता दें ये हमने पूरा कर दिया 2.5 साल के अंदर। आप उसका 50% तो छोड़ें, 25% बता दें, 10% बता दें, तो हम समझे कि ये सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब है ही कुछ नहीं, कर ही कुछ नहीं सके 2.5 साल के अंदर, तो अगले तो 2.5 साल आपकी फायर फाइटिंग है। सही। अब कमोदर साहब, तो क्या 2.5 साल पॉलिसी है, मुश्किल क्या प्लान है? चूंकि अगला प्रैक्टिकली तो 1.5 साल ही आपके पास मौजूद है, फिर तो आपने भी इलेक्शन की तैयारी में जाना है, आधा टेन्योर आप गुजार चुके हैं। मैं आपसे गुजारिश कर दूं, चौधरी मंजूर साहब बात कर रहे हैं, इनके दौर में जितने जुलूस फैसलाबाद में निकले, इंडस्ट्रियल हमारे मज़दूर बाहर निकले, हमारे फैक्ट्री मिल ऑनर्स बाहर निकले, लोगों ने अपनी पावर लूम्स को लोहे के भाव सड़कों पे रख के बेचा, इनके दौर में और नून लीग के दौर में। और अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान की पूरी इंडस्ट्री चल रही है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बताऊं, जो हाउसिंग सेक्टर है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 40 इंडस्ट्रीज जो हैं, इसकी वजह से हाउसिंग सेक्टर को जो इस वक्त मराद दी गई हैं, उसकी वजह से लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है। मैं आपको बता दूं, फैसलाबाद के अंदर हर फैक्ट्री के बाहर स्किल्ड लेबर की फैसलाबाद में भी शॉर्टेज है। 1 लाख के करीब मज़ीद लोग चाहिए इस वक्त वहाँ पे, जो इस वक्त जो वहाँ पे ज़रूरत है। 24 घंटे वहाँ पे जो है हमारी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, हमारे यूनिट्स चल रहे हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि आप प्राइमरी सरप्लस में हैं, यानी किसी भी हुकूमत के दौर में मुझे चौधरी मंजूर साहब बता दें कि प्राइमरी सरप्लस हुआ हो, कि आपके जो आमदन है वो आपके खर्चों से बड़ी हो। तो बाकी जो कर्जों की ये बात कर रहे हैं, तो कर्जे तो इन्होंने लिए, कमोगा साहब, जब ये इनके दौर में लिए गए, फैसलाबाद में के दौर 24 में घंटे लिए चल रही गए, है, प्राइमरी सरप्लस है, इन्होंने इस मुल्क की आवाम मुश्किल में क्यों है? कंप्लीट कर बात सुन लेना जी, आप मुझे भी उतना मौका दें जितना उनको बात करने का जी। जी, आप बात करें, आप बात मुझे बात करने देना मेरी जी करें, आप मैं बात ये करें। कह रहा था, लोगों ने तंग आके इस वक्त पाकिस्तान के किसान को जो उनकी फसलों का मुआवजा आज मिल रहा है, आप किसी गांव में जाके कहीं पे किसानों से पूछ लें कि आया उनकी फसल का मुआवजा उनको सही तरीके से मिल रहा है या नहीं मिल रहा। इनके दौर में तो CPR लेके लोग बेचारे धक्के खाते थे और मिल ऑनर्स एक्सप्लॉयट करते थे। इनकी अपनी मिलें, इनके अपने कारखाने, ये चीनी के वाले से गन्ने के जो काश्तकार हैं उनके साथ जो कुछ होता रहा इन 2 अदवार में, वो सारी दुनिया के सामने है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह कोई किसान ये कह दे कि किसी मिल वाले की जुर्रत नहीं है कि वो उसके पैसे रोक सके, और बहुत अच्छे तरीके से सारा कुछ हो रहा है। जो कीमतें बढ़ी हैं, मैं आपको बता दूं, पूरी दुनिया के अंदर फूड आइटम्स में इन्फ्लेशन हुई है। पूरी दुनिया के अंदर ये जो कोविड की वजह से जो हालात वाक़यात पैदा हुए हैं, उनसे पूरी दुनिया की इकॉनमीज इफेक्ट हुई हैं। एक ब्रेक यहां पर लेते हैं, ब्रेक का वक्त हुआ है। फैजुल्लाह कमोका साहब, चौधरी मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक के बाद नून लीग के सीनियर रहनुमा राना तनवीर साहब भी मौजूद होंगे, तो नून लीग का मौक़िफ़ भी जानेंगे पूरी सूरत हाल पर आफ्टर दिस ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। फैजुल्लाह कमोका साहब, चौधरी मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और नून लीग के रहनुमा राना तनवीर साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। PDM और आप लोग एतराज़ करते थे कि हफीज़ शेख साहब इस मुल्क की इकॉनमी को नई सही डगर पर लेकर आ रहे, मुल्क की मईशत बदहाल होती जा रही है। खान साहब ने हटा दिया हफीज़ शेख साहब को, हमाद अज़हर साहब अब नए वज़ीर ख़जाना है। अब नून लीग खुश है राना साहब?
नहीं, ये खुशी और नाखुशी वाली बात नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं कि हमें तो सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम का था कि जिस तरह पाकिस्तान का हाल हो रहा है, और आपने देखा जो 2.5 साल में अशर किया है हर शोबे में इन्होंने, स्पेशली इकोनॉमिक साइड पे, वो आपके सामने है। माशी हालात इतने अबतर हुए हैं कि 2 वक्त की रोटी लोगों को मुयसर नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रही है, और ये कोरोना के पीछे छुप रहे हैं कि कोरोना की वजह से। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं, ये कोरोना के होते हुए भी लोगों ने बड़ी GDP उनकी काफी बेहतर रही है। लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ, जो आपने हफीज शेख साहब की बात की, मैं समझता हूँ कि ये बात उनका दुरुस्त ये कदम है एक इस शोबे में। लेकिन एक बात जरूर है कि वो कहते हैं ना, बड़ी देर करती मेहरबान आते आते। अब तो इनका चाल चलाव है, अब किसी को हटाना, किसी को लगाना, और मैं नहीं समझता कि अभी जो लोग लगा रहे हैं। राणा साहब, ये बड़ी देर करती मेहरबान आते आते को आप देर आए दुरुस्त आए की तरह समझ लेना। नहीं, देर आए दुरुस्त आए वाली इस जगह लागू नहीं होता। मैं आपको बताऊं कि ये जो फिर तब्दीलियां कर रहे हैं, वो भी वो क्या कहते हैं यार, तजर्बाकार हैं ये। अभी असद उमर साहब की बात होती थी, वो बड़े माहिर हैं, उनके होते हुए जैसा हाल हुआ। अब ये जो नया है, अल्लाह करे कि कोई बेहतरी ले आए, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक इस फील्ड में कोई तजर्बा नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, वो तो शायद लाशा के हैं, कोई किया हुआ है। बातें करनी, बातों का बढ़ चढ़ के जवाब दे लेना, तनकीद, फजूल किस्म तनकीद कर देनी अपोजिशन में। चलो राणा साहब, उम्मीद यही करते हैं कि ज़ाहिर हुकूमत का ये फैसला इस मुल्क की मईशत के लिए बेहतर साबित हो। मरियम नवाज साहिबा अलील हैं, मौलाना साहब भी अलील हैं। उनकी तबीयत मरियम साहिबा की कैसी है? चूँकि 2-3 रोज़ से उनकी जानिब से कहीं कोई बयान नहीं सामने आ रहा, कोई ट्वीट भी नहीं आ रहा। सियासी सरगर्मियाँ उन्होंने क्यों मुअत्तल कर रखी हैं? देखिए, उनको इतनी उन्होंने एक्टिविटी थी, ये जो पॉलिटिकल थी, मेरा ख्याल है 2-3-4 महीने से रात दिन उन्होंने जिस तरह इस जलसे किए, जिस तरह उन्होंने मीटिंग्स की, जिस तरह मोबिलाइजेशन की लोगों में जा के, तो वो उनको इन्फेक्शन किसी से गले में चला खराब हुआ, बुखार हुआ, तो अब बेहतर है आना, तो ठीक हो जाएंगे तो फिर वो शुरू कर देंगे। ये पीपल्स पार्टी से कोई एहतजाज तो नहीं है मरियम साहिबा का, मौलाना साहब का, चूंकि दोनों इस वक्त मंजर से बिल्कुल गायब है? नहीं, पीपल्स पार्टी से एहतजाज इस तरह करना है, पीपल्स पार्टी से एहतजाज हम ओपनली कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी को तो हम कहते हैं आपने एक बेअसूली की है, एक आपने वादे से मुनहरफ हो गए हैं, जो हमने एक फैसला किया था वो फैसला। देखिए, जो मुख्तलिफ पार्टीज होती हैं, या मुख्तलिफ लोग होते हैं, या मुख्तलिफ सोच रखने वाले लोग होते हैं, वो किसी एक खास तरीक़ेकार से चलते हैं, एक जो असूल तय किए जाते हैं उनके मुताबिक आगे बढ़ते हैं। अब हम सारी मुख्तलिफ पार्टियां हैं, लेकिन एक चीज़ पे तय है कि की हुई है कि हमने इस गवर्नमेंट को निकालना है और उस मंजर को हासिल करना है। उसके लिए ये ज़रूरी है कि हमारा जो ट्रस्ट है वो कायम रहे, और कोई ऐसी हरकत ना की जाए जिससे दूसरे को थोड़ी सी बदगुमानी। अब जो हुआ है पीछे, वो आपके सामने है कि वो चीज़ें सारी ऐसी हैं जैसे इस्लाम मोहल्ला पर। राणा साहब, जो हुआ उसको भुलाकर भी साथ चलने को तो तैयार है ना? मुख्तसरन इसका जवाब देने भी चौधरी साहब की तरफ जाता हूँ जरा। क्या जो अभी हुआ है उसके बाद भी आप भुलाकर अब साथ चलने को तैयार हैं? गिलानी साहब को सेनेट में अपोजिशन लीडर बनवा दिया पीपल्स पार्टी ने, उसको माफ करने को, भुलाने को तैयार हैं? नहीं, हमारा तो बड़ा क्लियर एक है स्टांस कि ये जो किया सारा कुछ वो अनडू करें। अच्छा। और हमें यकीन हो कि ये वाकई उसके मुताबिक चलें। जब अनडू करेंगे तो फिर पता चल जाएगा। चलें, चौधरी साहब से पूछते हैं कि अनडू करेंगे या नहीं। चौधरी साहब, ये बेउसूली आपने की, पीपल नून लीग के मुताबिक वादे से आप मुनहरफ हो गए, और अभी जो किया है गिलानी साहब को, इसको अनडू करेंगे तो पीडीएम में आप फिर नून लीग के साथ चल सकते हैं, नहीं तो राणा साहब की गुफ्तगू तो आपने सुन ली होगी। नहीं, राणा साहब का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। पहले तो मैं मौलाना साहब और मरियम नवाज की सेहत के लिए दुआगो हैं हम सारे। ये पॉलिटिक्स बिल्कुल अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन अगर किसी की जेन्युइनली सेहत है तो उसको उसी पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। दूसरी मेरी गुजारिश ये है कि देखें, हमने कोई वादा खिलाफी नहीं की, ना बेअसूली की है। इसका अगर हिसाब करना पड़ेगा तो फिर शायद हमारी तरफ कम निकले और दूसरे लोगों की तरफ कोई हिसाब ज्यादा निकले। उस मीटिंग सिर्फ कमेटी बनी थी जिसने डिप्टी चेयरमैन का फैसला करना था। उसके अंदर नून लीग ने देखा कि पीपल्स पार्टी फंसी हुई है, उन्होंने अपना भी कैंडिडेट आगे कर दिया।
ये उसूली तौर पर जो मेजॉरिटी पार्टी होती है उसका राइट होता है। हमने सबसे पहले मियां शहबाज शरीफ को लिख कर दिया था कौमी असम्बली के अंदर, बिलावल साहब ने खुद अपने दस्तखत जी को याद होगा, इनको बनाया गया पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, तो तब भी हमें कहा गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, लेकिन हमने इनकार कर दिया। हमने कोई कमिटमेंट नहीं की थी और हमारे तरफ से राजा परवेज अशरफ साहब थे, उन्होंने कहा कि आप जो है वो हम बाद में इस तक करेंगे, ये हमारा राइट है। हम समझते हैं कि मेजॉरिटी पार्टी नून लीग है, उधर उनका अपोजिशन लीडर है, पंजाब में नून लीग है, उनका अपोजिशन लीडर है, ऊपर हम हैं, हमारा अपोजिशन लीडर का राइट है। और फिर आपने क्लेम करें कि तय हो चुका था और मौलाना साहब ने भी क्लेम किया कि ये तय हो चुका था, और फिर गिलानी साहब को तो आप चेयरमैन का इलेक्शन लड़ा चुके थे। हम ओपन कह रहे हैं, हम ओपन कह रहे हैं कि हमारे नुमाइंदे ने इवन डिप्टी चेयरमैन के लिए भी उनको हदायत ये थी कि आपने किसी को वोट नहीं देना, आपने ये नहीं कहना कि जी चौधरी साहब कनेक्शन की वजह से आपकी आवाज नहीं गालिबन आ पा रही, तो राणा साहब ये कहीं तय तो नहीं हुआ था? चौधरी साहब तो बिल्कुल ओपनली बता रहे हैं कि ऐसा कहीं तय नहीं हुआ था। जब तय नहीं हुआ था तो फिर आप क्यों क्लेम कर रहे हैं, फिर मौलाना साहब क्यों क्लेम कर रहे हैं कि नून लीग का ऑपोजिशन लीडर होने की बात तय हुई थी? देखिए चौधरी साहब मोहतरम है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बात क्या था, आप भी आप बताएं कि लॉजिकली ये बात दुरुस्त नहीं है कि 3 स्लॉट थी, चेयरमैनशिप इनको मिली जो सबसे बड़ा ओहदा था, उसके बाद डिप्टी चेयरमैनशिप जो था डिप्टी चेयरमैन वो ले लिया JUI ने, फिर एक स्लॉट रह गई थी जो लीडर ऑफ अपोजिशन था, तो वो उस पर ये तय था कि ये आप ले लेंगे। लेकिन जब वो इलेक्शन हार गए अपनी किसी गलती की वजह से, कुछ इन्होंने ऐसा कंफ्यूज किया सारा कोई, या उसको सही प्रोटेस्ट भी किया काउंटिंग पे टाइम पे, हमने तो इनको वोट इधर भी दिए, उधर नेशनल असेंबली में भी दिए, हमारे 80+ जितने वोट हैं वो सारे पड़े इनको। इस तरह बात करेंगे तो मेरा ये बात सिरे नहीं चढ़ेगी जी, बिल्कुल। ये तो फिर अब ये पंजाब में अदम एतमाद की तहरीक फिर आ सकेगी। बात सुने ना, चौधरी साहब बात कर रहे हैं, जिससे याद है जब हम अपोजिशन में थे, लैंड अपोजिशन बनते हैं इलेक्शन के बाद, तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, वो जो इन्होंने किया पीपल्स पार्टी ने वो आपके सामने है। जो प्राइम मिनिस्टर का हुआ, इन्होंने खुद ही बात की कि जी प्रपोज किया यूसुफ गिलानी साहब ने शहबाज शरीफ साहब को, और फिर दूसरी तरफ ये खुद इन्होंने प्रपोज किया था कि उनको होना चाहिए ये कैंडिडेट हमारी तरफ से। तो ये चीजें बड़ी अजीबोगरीब सी हैं, लेकिन हमने तो बड़ी अपने आप को विड्रॉ करते रहे हर चीज से, सेक्रीफाइस किया पॉलिटिकली कि भाई ये इतिहास जो है वो कायम रहे और मजबूत रहे। ठीक है, हमने तो अपनी स्पेस छोड़ी है इनको अकोमोडेट करने के लिए, करते गए यहाँ आगे तो हद कर। तो मैं समझता हूँ इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, बल्कि बेहतरी की तरफ हमें चलना चाहिए। ठीक है, साहब कह रहे हैं कि बेहतरी की तरफ चलना चाहिए। अब फैजुल्ला साहब, जब से PDM बनी, पीपल्स पार्टी की जो सियासी हिकमत अमली थी उससे PDM को बड़ा फायदा पहुंचा। ज़िमनी इंतखाब उन्होंने लड़ा, सेनेट इलेक्शन लड़ा, गिलानी साहब कामयाब हुए, नौशहरा में उस सीट जीतने में कामयाब हुए। अब अगर ये पंजाब में अदम एतमाद की तहरीक की पीपल्स पार्टी की तजवीज़ PDM मान लेती है, तो फिर आपकी हुकूमत के लिए पंजाब में एक बड़ा खतरा पैदा हो सकता है फैजुल्ला साहब। देखिए, ये दोनों जमातें जो हैं ये अज़ली तौर पर एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं। कभी भी ये किसी भी मौके के ऊपर ये इकट्ठे नहीं हो सकते। इनकी चेहरे पे मुस्कुराहटें हैं और कमर के पीछे इन्होंने खंजर रखे हुए हैं, और कोई मौका ये नहीं जाने देंगे एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का। पीपल्स पार्टी ने इस मौके के ऊपर इससे फ़ायदा उठाया है और उन्होंने अपने कार्ड्स बड़े अच्छे तरीके से पॉलिटिकल कार्ड्स खेले हैं, और उन्होंने नून लीग की पॉलिटिक्स को या नून लीग की क़यादत की पॉलिटिक्स को चारों शाने चित किया है। तो ये मैं क्रेडिट ज़रूर देता हूँ उनको कि उन्होंने एक दफ़ा नून लीग को जो है वो दिखा दिया है। अब बाकी रह गया सवाल इनके आगे इकट्ठे चलने का। पहले दिन से हमारी क़यादत वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब कह रहे थे कि ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी लूट मार और चोरी बचाने के लिए इकट्ठे हैं। जहाँ पे कोई ऐसा मामला आएगा, कहीं पे कोई मफाद की बात आएगी, तो ये फिर दस्तों गिरेबां होंगे। अभी ये दोनों मेरे सीनियर लीडर्स बैठे हुए हैं। राना तनवीर साहब बड़े सीनियर लीडर हैं, उधर से चौधरी मंजूर साहब बड़े सीनियर लीडर हैं, और आप देख लें कि इनकी बातें आपस में मैच नहीं कर रही।
तो ये क्या नौजवान नस्ल को मैसेज दे रहे हैं? लेकिन क्या फैजल साहब, इसके बावजूद भी गिलानी साहब को सेनेटर बनवाने में ये लोग कामयाब हो गए। बातों का तकाबुल कर लें, ये भी दावे पीपल्स पार्टी की जानिब से किए जा रहे हैं। मतलब पाकिस्तान के लोगों को क्या असेंबली में आप क्या तहरीक चलाएंगे और क्या जो है वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ ये चलेंगे? पीटीआई के 20 से 25 मेंबर इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राब्ते में हैं, तो ये अदम एतमाद की तहरीक बहुत खतरा साबित हो सकती है उस्मान बुज़दार साहब के लिए। जिस वक्त तहरीक आएगी उस वक्त बात करेंगे। ये अपनी कोशिश करें, बिल्कुल इनका जमहूरी हक है, ये अपनी कोशिश करें और पहले तो ये आपस में निपट लें, उसके बाद फिर मेरे ख्याल में पंजाब के बारे में सोच लें। आप पीपल्स पार्टी के साथ या 8 मेंबर हैं पंजाब में, नून लीग के साथ ये बैठने के लिए तैयार नहीं है पीपल्स पार्टी, और नून लीग इनके साथ बैठने के लिए तैयार है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। फैजल साहब, चौधरी मंजूर साहब, राना तनवीर साहब मौजूद थे। तीनों की गुफ्तगू, तीनों जमातों का मौक़िफ़ आपने जाना। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद स्टेट बैंक के बारे में जो नया ऑर्डिनेंस है उसकी क्या तफसीलात हैं और उसके क्या असरात आने वाले दिनों में पाकिस्तान की मईशत पर साबित हो सकते हैं, इससे मुताल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से एक नया ऑर्डिनेंस जारी किया है, जिसके तहत स्टेट बैंक को रियासत के इख्तियार से निकालकर किसी मालियाती इदारे के मातहत किया जाएगा। हुकूमत इस अमल को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के साथ मंसूब कर रही है। दुनिया में बहुत से ममालिक में सेंट्रल बैंक खुद मुख्तार हैं, लेकिन यहाँ एक बहस ये भी है कि स्टेट बैंक इसके बाद पाकिस्तान के कानून से बालातर होगा। इस पर पाकिस्तान के कानून का कोई इतलाक नहीं होगा। स्टेट बैंक का बुनियादी काम अफराते ज़र को कंट्रोल करना होता है, लेकिन अब स्टेट बैंक को वजारत खजाना के इख्तियार से निकालकर IMF के मातहत किया जा रहा है, जिसके बाद स्टेट बैंक का बुनियादी मकसद मालियाती इदारों के कर्जे वापस करना होगा और आपके पास जो भी पैसा होगा उससे सबसे पहले कर्जों की अदायगी की जाएगी। ऑर्डिनेंस के तहत स्टेट बैंक के गवर्नर को एहतसाब के अमल से भी इस्तिस्ना हासिल होगा। अब जो स्टेट बैंक का गवर्नर आएगा वो चाहे IMF या वर्ल्ड बैंक से आए, वो 3 साल के बजाय 5 साल ओहदे पर रहेगा और किसी भी नागहानी सूरत में रियासत नए नोट भी नहीं छपवा सकेगी। इससे पहले जिस तरह FATF के जो बिल थे, अगर उनमें कुछ तरामीम किए बगैर उनको मान लिया जाता तो बैनुल अक़वामी तफ्तीशी इदारे किसी भी पाकिस्तानी को उठाकर ले जा सकते थे, लेकिन इसमें तरामीम करके मुमकिन बनाया गया कि ऐसा नहीं किया जा सकता। अगर इन बिल्स को बगैर तरमीम के मिनो अन मान लिया जाता तो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर धब्बा लग सकता था। और इस तरह ही अगर अब हुकूमत अपने हाथ बांधने जा रही है और अपनी माली खुद मुख्तारी को ख़त्म करने जा रही है, तो उसे स्टेट बैंक को कम अज़ कम इस हद तक तो बिल्कुल भी खुद मुख्तार नहीं करना चाहिए था कि किसी मुश्किल वक्त में भी रियासत उसमें मुदाखलत ना कर सके। हुकूमत की जानिब से स्टेट बैंक कवानीन में तब्दीली पर अपोजिशन, मुआशी माहिरीन, ताजिरों और सनतकारों की जानिब से शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। मुआशी माहिरीन का कहना है कि हुकूमत ने अगर वर्ल्ड बैंक और IMF की शराइत मान ली तो मुल्क का पूरा मुआशी निज़ाम बैनुल अक़वामी इदारों के ज़ेरे कंट्रोल आ जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो फिर पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसी और गवर्नर स्टेट बैंक की तकर्रुरी के फैसले आलमी इदारे करेंगे। ताजिरों और सनतकारों का कहना है कि अगर अवाम को हुकूमत ने एतमाद में ना लिया और स्टेट बैंक को आलमी इदारों के हवाले कर दिया तो फिर स्टेट बैंक एक और ईस्ट इंडिया कंपनी बनकर सामने आ जाएगा। इस पूरी सूरत हाल पर मजीद गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर अशफाक हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इस सूरत हाल के साथ जो तब्दीली हुई है वजारत खजाना में, हम्माद अजहर नए वजीर खजाना अब हो गए हैं, उससे मुतालिक भी डॉक्टर साहब की राय जानेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। तो डॉक्टर साहब, पहले तो ये जो ऑर्डिनेंस है स्टेट बैंक से मुतालिक ज़रा आम लोगों के लिए समझा दीजिएगा कि स्टेट बैंक है वो अब क्या हुकूमत पाकिस्तान के इख्तियार से निकल कर IMF के इख्तियार में चला जाएगा, हुकूमत पाकिस्तान को अब ये रिपोर्ट नहीं करेगा, ये सूरत हाल क्या बनेगी इस ऑर्डिनेंस के बाद? देखिए, पहले स्टेट, हम सब जो होते हैं ना एक पब्लिक सर्वेंट होते हैं, सर्वेंट ऑफ द स्टेट होते हैं हम, ठीक है ना। तो स्टेट बैंक के भी जो स्टाफ थे, जब से स्टेट बैंक 1948 में एस्टेब्लिश हुआ है और अभी तक उनके भी जो स्टाफ है, दे आर नोन एज सर्वेंट ऑफ द स्टेट। इस आइन के तहत वो सर्वेंट ऑफ स्टेट नहीं होंगे, वो बिल्कुल अलग हो जाएंगे। बाकी जितने भी अदारे हैं उनके जो मुलाजमीन हैं
वो सर्वेंट ऑफ द स्टेट होंगे सिवाय स्टेट बैंक के, वो कोई और मखलूक हो जाएंगे। तो अब उसको चाहे आप कोई नाम दे दो कि वो क्या होंगे, मुझे ये नहीं समझ में आया कि स्टेट बैंक जो है हुकूमत पाकिस्तान का बैंक है, लेकिन स्टेट बैंक के स्टाफ जो हैं वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है, वो स्टेट के सर्वेंट नहीं होंगे। तो फिर किसके सर्वेंट होंगे? टू होम इट में कंसर्न, हर शख्स अपने अपने हिसाब से उसको बताएगा कि वो किसके सर्वेंट है। कोई कहेगा कि ये IMF के सर्वेंट है, कोई ये कहेगा कि ये किसी और अदारे के सर्वेंट है, एंड सो ऑन। तो डॉक्टर साहब, इस ऑर्डिनेंस को लाने का मकसद क्या है? फिर हुकूमत क्यों इस ऑर्डिनेंस को लेकर आई है, और फिर क्या इसके बगैर नहीं काम चल सकता था? यार अब तक तो यही चल रहा था ना हमारा। हम कहते हैं कि हमारा स्टेट बैंक जो उसको आजादी दे रहे हैं, वह आजादी कब नहीं थी? हमेशा से स्टेट बैंक आजाद रहा है। आज यहाँ मौजूद हैं इशरत हुसैन साहब, आप उनसे पूछ लें कि मैं जब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में था 2006-07 की बात कर रहा हूँ, वो गवर्नर थे 2005 में। जब वो गवर्नर थे तो मैंने अपना, और मैं हुकूमत पाकिस्तान का तर्जुमान भी था मुआशी, तो मैंने एक्सचेंज रेट पे बात कर ली। तो मुझे इशरत हुसैन साहब ने फोन किया कराची से कि आप स्पोक्स पर्सन इकोनॉमी के हैं, लेकिन ये एक्सचेंज रेट वगैरह आपके परव्यू में नहीं है, तो लिहाजा आप इससे बात ना करें। उस दिन के फिर मैंने कभी नहीं बोला एक्सचेंज रेट पे। तो ये तो ऑटोनॉमी तो उस वक्त भी थी। तो क्या चाहिए ऑटोनॉमी? पाकिस्तान का जो आज का जो सेंट्रल बैंक है ये इतना ही आजाद है जितना मलेशिया का सेंट्रल बैंक आजाद है, जैसे हिंदुस्तान का सेंट्रल बैंक आजाद है। पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक थाईलैंड के सेंट्रल बैंक से कहीं ज्यादा आजाद है, ब्राजील के बैंक से कहीं ज्यादा आजाद है, अर्जेंटीना के बैंक से कहीं ज्यादा आजाद है। हाँ, तो डॉक्टर साहब, जब कोई भी ऑर्डिनेंस से कोई भी कानून लाया जाता है तो जाहिर है वो इस उम्मीद पर लाया जाता है कि इससे मुस्तकबिल में बेहतरी होगी। तो इस ऑर्डिनेंस के बाद क्या कोई माशी बेहतरी हो सकेगी आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में मुल्क में क्राइसिस हो जाएगा। देखें इस वक्त क्या होता है, एक एग्जांपल मैं सिर्फ दे दूं जी, कि हुकूमत जब अपना कारोबार चला रही होती है तो हुकूमत को पेमेंट भी करना होता है। हुकूमत अपना चेक लिख रही है, पेमेंट कर रही है। हुकूमत के खजाने में जो पैसा आता है टैक्स के मद में, तो वो स्टेट बैंक में जमा हो जाता है। वो उनका जो स्टेट बैंक में हुकूमत पाकिस्तान का अपना अकाउंट होता है, जिसे हम अकाउंट नंबर 1 कहते हैं, उसमें जमा होता है। तो जब हुकूमत के चेक देखे किसी पेमेंट के हवाले से, तो वो जाता है स्टेट बैंक के पास, वो वहां से उनकी पेमेंट कर देते हैं। तो फर्ज कर ले कि हुकूमत को बड़े पेमेंट की जरूरत पड़ गई, लेकिन उतने पैसे नहीं है वहां पर, तो हुकूमत क्या करती थी? तो स्टेट बैंक से बोरो कर लेती थी काम चलाने के लिए। सही। और होता ये था कि ये पूरे क्वार्टर में हम बोरो करते रहते थे स्टेट बैंक अपना काम चलाने के लिए, और जब वो क्वार्टर एंड हो रहा होता था तो हुकूमत पाकिस्तान फिर वो जितना उन्होंने बोरो किया है वो उनको वापस कर देती थी। ठीक। तो ये सिलसिला चल रहा था। लेकिन अब ये होगा कि स्टेट बैंक कहेगा कि अच्छा पैसे खत्म हो गए, चेक बाउंस हो गया। अब आप सोचें कि हुकूमत पाकिस्तान का अगर चेक बाउंस हो जाए तो उसके क्या असरात होंगे दुनिया में। सही, बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हमाद अजहर साहब नए वजीर खजाना हफीज शेख साहब को हटा दिया गया, ये जो तब्दीली हुई है कल, ये इसको सिर्फ चेंज ऑफ फेस के तौर पर लिया जाए या वाकई इकोनॉमिक टीम की कई पॉलिसीज में भी कोई चेंज होता हमें दिखाई देगा? देखिए, मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि हमाद अजहर साहब इंतहाई शरीफ आदमी हैं, बड़े सुलझे हुए नौजवान हैं, बड़ा उनका ब्राइट फ्यूचर है, कैरियर भी है एज ए पॉलिटिशियन, लेकिन वो बाय प्रोफेशन एक लॉयर है, वकील है। वो इकोनॉमिक्स जो है ये एक ऐसी चीज है कि ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी सब की चीज है, और वक्त के साथ साथ पाकिस्तान की मईशत जो है बहुत काफी कॉम्प्लिकेटेड भी हो गई है। तो जी, इसलिए क्या हमाद अजहर साहब, जैसे मैंने कहा कि शरीफ आदमी हैं, क्या इस जॉब के लिए मौजूद थे?
ये वक्त ही बताएगा। मैं इस वक्त कोई कमेंट्स पास नहीं करना चाहता हूँ। मेरी सिर्फ दुआ होगी कि अल्लाह ताला उन्हें हिम्मत दे और उन्हें कामयाब करे। ज़ाहिर बाय प्रोफेशन हमाद साहब इकोनॉमिस्ट नहीं है, लेकिन असद उमर साहब तो एक्सपर्ट थे, हफीज शेख साहब तो इकोनॉमिस्ट थे, लेकिन अब उनके अदवार भी कामयाब नहीं हो सके। तो हमाद साहब के बारे में फिर राइट मैन फॉर द राइट जॉब वाला फार्मूला, इसका मतलब कि वो एप्लीकेबल नहीं है, फिर ये गलती हो गई है इमरान खान साहब से। देखिए, हमेशा से प्राइम मिनिस्टर कहते रहे हैं कि राइट मैन फॉर राइट जॉब होनी चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में उन्होंने उसको उस तरीके से प्रैक्टिस नहीं किया है। अब उनके पास 2-2.5 साल हैं। अगर वो अपने एक मार्क बनाना चाहते हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो फिर वो जो उनका विजन था कि राइट मैन फॉर राइट जॉब, उसको अब प्रैक्टिकल उनको करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में इस तब्दीली की वजह क्या आपको समझ आती है? हफीज शेख साहब को क्यों हटाया गया है खान साहब ने, क्यों उनको चेंज किया गया? देखिए, अब जो रीजन दिया जा रहा है कि जी वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे इसलिए हटा दिए गए, मेरा नहीं ख्याल है कि ये रीजन है। मैं समझता हूँ कि 2 इसके रीजन हैं। एक ये है कि जो स्टेट बैंक का जो एक्ट था, जिस तरीके से उन्होंने कैबिनेट से पास करवाया, उस वक्त तो किसी को समझ में नहीं आया कि पूरी कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर इस स्टेट ऑफ माइंड में उस वक्त थे ही नहीं, क्योंकि उनके जहन में तो 12 मार्च का सेनेट का इलेक्शन छाया हुआ था, चेयरमैन सेनेट के लिए और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए। तो वो तो उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं थे कि इस लॉ को वहां पर कैबिनेट पे लाए और बाकायदा उस पर डिस्कशन हो, कैबिनेट में बातें हो, वो लोग अपना अपना व्यू दें, उस पर कुछ भी नहीं हुआ। तो ये गलत टाइम पे इसकी अप्रूवल उन्होंने कराई है वहां से, और जाके उन्होंने सिर्फ ये कहा कि जी इसको करना है, ये IMF की कंडीशन है, और हम जो है स्टेट बैंक को इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस के जरिए से हम इसको ऑटोनॉमी दे रहे हैं, जैसे कि उससे पहले कभी वो आजाद ही नहीं थे या ऑटोनमस नहीं थे। तो कहा गया क्या बेस्ट प्रैक्टिस के जो फॉलो कर रहे हैं और हम ऑटोनॉमी दे रहे हैं, इससे अफरात-ए-ज़र कंट्रोल होगा। अब वहाँ जो कैबिनेट में लोग थे उन बेचारों को समझ में नहीं आया कि ये क्या कह रहा है ये शख्स, तो उन्होंने कहा कि जी इसको कर दे, वरना ये कि हमारा किस्त अप्रूव नहीं होगा। और यही प्राइम मिनिस्टर काम करते रहे। इस रीजन को उनका भी कसूर है। इस रीजन को प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट डिस्क्लोज क्यों नहीं कर रहे? आवाम को क्यों एतमाद में नहीं लिया जा रहा? अगर उन्होंने गलत फैसले लिए थे फाइनेंस मिनिस्टर ने, तो उसको लोगों को बताएं ताकि एतमाद में लेकर उस फैसले को करें, ताकि सवालात भी जन्म ना लें। देखिए ये था ही नहीं, ये लॉ कहीं पर डिस्कस ही नहीं हुआ। आप यकीन करें कि ये लॉ अभी तक पब्लिक में नहीं है। हम तो इधर उधर से जो बातें सुन रहे होते हैं उस पर तबसरा कर रहे होते हैं, उस लॉ में क्या है अभी तक पता है। तो ऐसी क्या खामोशी इसमें सीक्रेट है इस चीज में कि आप किसी पब्लिक से शेयर ही नहीं कर रहे। तो ये सारी चीजें जो है इसमें मिसगिविंग जो है इससे ज्यादा बड़ी है। एक इसकी टाइमिंग और उसकी सीक्रेसी में ये कहा कि भाई देयर इज समथिंग रॉन्ग, कोई फिशी है। जब लोग अंदर गए, देखा इधर उधर से, तो पता चला कि इसमें तो बहुत कुछ है। हम तो स्टेट विद इन स्टेट बना रहे हैं। गवर्नर स्टेट बैंक जो है ही विल बी द वाइसरॉय, फाइनेंशियल वाइसरॉय पाकिस्तान। सही, चले, बहुत बहुत शुक्रिया। उस वक्त लोगों को हुआ कि ये क्या हो गया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशफाक हसन साहब, माहिर मौशियात, हमारे साथ रहे थे कि अब्दुल हफीज शेख साहब को हटाने की वजह वही ऑर्डिनेंस है जिसको उन्होंने कैबिनेट से उसकी मंजूरी किस तरह से ली, और अब स्टेट बैंक ज़ाहिर अगर हुकूमत पाकिस्तान के अंडर में नहीं रहता तो ये कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगी कि वो IMF के अंडर में है या फिर किसके अंडर में है। इसकी हर एक अपनी अपनी डेफिनेशन बना लेगा। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।